नाउ व्हाट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर? DSM-5 के मुताबिक जो इसे कोड प्रोवाइड किया गया है वो है 309.21 ब्रैकेट F93.0। अब सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं किसको है, पहले ये समझते हैं। वर्ड सेपरेशन अलग, दूरी, और एंजाइटी मतलब फिक्रमंदी, परेशानी। अब इन अल्फाजों से ही इसका जो मीनिंग है वो निकल रही है, यानी कि इंसान उस वक्त परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है जब वो अपने किसी अटैचमेंट फिगर से दूर हो रहा होता है, सेपरेट हो रहा होता है, राइट। अब इंडिविजुअल या हम बच्चों की बात करें तो बच्चे क्या होते हैं, जब अपने अटैचमेंट फिगर से, स्पेशली उनका अटैचमेंट फिगर या तो उनकी मदर होती है या फादर होता है, तो जब भी वो बच्चे अपने अटैचमेंट फिगर से दूर हो रहे होते हैं, तो उस वक्त जो वो एनजाइटी फील कर रहे होते हैं उस सेपरेशन की वजह से, उसे हमने नाम दिया है सेपरेशन एनजाइटी। अब अगर बच्चा अपनी उस एनजाइटी पे ओवरकम कर ले, यानी इंटरडिपेंडेंट रहने के बजाय इंडिपेंडेंट रहना सीख ले, सर्वाइव करना सीख ले अपने अटैचमेंट फिगर के बगैर, तो फिर तो इसका मतलब है कि उसने जो है अपनी एनजाइटी पे ओवरकम कर लिया। लेकिन वो बच्चे जो कि अपनी इस एनजाइटी पे ओवरकम नहीं कर पाते, इस एनजाइटी से डील नहीं कर सकते, तो उनमें ये चांसेस है कि वो इस डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं, राइट। फिर वो इंतहाई जो है अटैचमेंट फिगर के साथ अ, रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, उनसे सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब भी वो उनसे सेपरेट होंगे या उनसे सेपरेट होने के बारे में सोचेंगे भी, तो वो इस एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और ये एंजाइटी एक्सेसिव होती है और परसिस्टेंट होती है, ठीक है, और जिस पे वो ओवरकम नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो इसका डायग्नोस्टिक या सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यानी जब इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, उसमें क्या क्या अलामात देखी जा सकती है। क्राइटेरिया ए कह रहा है कि ये जो एंजाइटी होती है ये इंतहाई इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव और परसिस्टेंट होती है। क्यों हो रही होती है? क्योंकि ये सेपरेशन के बारे में सोच भी रहे होते हैं या इनको सेपरेट कर भी दिया जाता है, तो ये एक तरह की एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट होती है। और किससे दूर कर दिया जाए? इनके अटैचमेंट फिगर से अगर इन्हें दूर कर दिया जाए तब वो इस एंजाइटी को जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि तकरीबन इन 8 सिम्पटम्स में से एटलीस्ट 3 सिम्पटम्स इनमें होने चाहिए। अब 8 सिम्पटम्स देख लेते हैं कौन-कौन से। नंबर 1, कि जब भी वो बच्चा या वो इंडिविजुअल जो कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, अगर इन्हें इनके मेजर अटैचमेंट फिगर से दूर किया जाएगा या जब भी ये उनसे दूर होते हैं, तो ये एक तरह का जो है डिस्ट्रेस जो है फील कर रहे होते हैं, और वो डिस्ट्रेस या वो एंजाइटी, वो वरीनेस इतनी एक्सेसिव होती है कि वो उस जितनी 5 मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकते जो कि इन्हें दूर किया गया था अटैचमेंट फिगर से। यानी जब भी अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होंगे, एक एक्सेसिव एंजाइटी इनको जो है ये आएगी और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस एंजाइटी को। सेकंड कह रहा है कि अपने अटैचमेंट फिगर के बारे में इतना सोच रहे होते हैं, इतना उसके बारे में वर्स्ट पॉसिबल वे में सोच रहे होते हैं। यानी कि क्योंकि उनको अपने अटैचमेंट फिगर से दूर ना हो जाए, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिसकी वजह से इनके दिमाग में जो थॉट्स आ रही होती है वो भी नेगेटिव आ रही होती है कि अगर मेरे अटैचमेंट फिगर को किसी ने नुकसान पहुँचा दिया, किसी ने जो है मर्डर कर दिया, या उन्हें कोई बीमारी हो गई या कोई इंजरी हो गई, कोई ऐसा डिज़ास्टर आ गया जिसकी वजह से मेरा अटैचमेंट फिगर मुझसे दूर हो गया, या उसकी डेथ हो गई, तो बिला वजह इन चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में सोचें आ रही होती हैं और वो सारी नेगेटिव सोचें होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो यही सोच रहा होता है कि कहीं मैं अपने अटैचमेंट फिगर से दूर ना हो जाऊँ, या वो जो है मैं उसे खो ना दूँ। बस वो हर वक़्त मेरे साथ रहे। क्योंकि अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचता भी है तो भी वो एक तरह की एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तीसरा क्राइटेरिया ये कह रहा होता है कि अगर मैं अपने अटैचमेंट फिगर से दूर जाऊँ और मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, तो मैं अपने अटैचमेंट फिगर को खो दूँगा। अब वो हादसा क्या, कि मुझे कोई किडनैप कर लेगा या मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बीमार हो गया, मैं मर गया, तो मेरा अटैचमेंट फिगर मुझसे दूर हो जाएगा। यानी ना सिर्फ़ दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना, बल्कि खुद के लिए भी नेगेटिविटी जो है इनके दिमागों में आ रही होती है, ठीक है? और इस तरीके से आ रही होती है कि हम जो है दूर ना हो जाए अपने अटैचमेंट फिगर से। सोच इनकी महदूद होती है, सिर्फ़ इसी बारे में सोचते रहते हैं हर वक़्त कि अपने अटैचमेंट फिगर से हमें दूर नहीं होना। नंबर 4 क्राइटेरिया क्या कहता है? अपने अटैचमेंट फिगर के साथ इतने ये इनका क्लिंगिंग बिहेवियर होता है। क्लिंगिंग मतलब हद से ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं उनके साथ, जिसकी वजह से वो घर से बाहर जाने से इनकार कर देते हैं। बच्चा है तो स्कूल नहीं जाएगा, मना कर देगा, हमेशा मना करता रहेगा कि आज नहीं जाना, चलो आज नहीं जाना, कल चले जाना।
कल भी नहीं जाना, परसों भी नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसको अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होने का खौफ है। और अगर कोई बड़ा है तो फिर वो अपने काम पे नहीं जाएगा। वो कहेगा कि नहीं, मुझे अपने अटैचमेंट फिगर से लाइक दूर नहीं होना है। तो ये अटैचमेंट फिगर से दूर ना होने के डर से ये क्या करते हैं, अपने जो रोज़मर्रा के काम है, रूटीन वर्क है, वो भी नहीं कर पाते सही से। नंबर 5 क्या कह रहा है? ना तो घर से बाहर निकलते हैं अपने अटैचमेंट फिगर के बगैर और ना ही घर के अंदर अपने अटैचमेंट फिगर के बगैर रह सकते हैं। मतलब इनको घर के अंदर भी अटैचमेंट फिगर चाहिए और उसके बगैर अगर घर में अकेले हैं या अटैचमेंट फिगर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया और ये घर में अकेले हैं, तो भी इनको एक्सेसिव एंग्जायटी ये जो है एक्सपीरियंस करेंगे कि हर परेशानी, फ़िक्रमंदी तारी हो जाएगी कि कहाँ रह गया, मैं घर पे अकेला हूँ, अभी तक आया क्यों नहीं? उसको मिस्ड कॉल्स देना शुरू हो जाएगा, मैसेजेस करना शुरू हो जाएगा, वो भी बैक टू बैक करेगा, थमेगा नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो घर में भी अकेला रहने से खौफ़ ज़्यादा हो रहा है कि बस मुझे जहाँ भी जाना है, चाहे मैं घर से बाहर जाऊँ या चाहे मैं घर में रहूँ, मुझे अटैचमेंट फिगर के साथ ही रहना है। फिर नंबर 6 क्राइटेरिया कह रहा है कि अकेला सोने में भी उसको प्रॉब्लम होगी। अकेला सो नहीं सकता। उसको चाहिए, वो हमेशा ये कहता रहेगा कि लाइक मुझे अपने अटैचमेंट फिगर के साथ ही सोना है, वो मेरे आस-पास हो। ठीक है? तो अटैचमेंट फिगर के बगैर ना तो घर के अंदर रह सकता है, ना घर के बाहर जा सकता है और ना ही सो सकता है। नंबर 7 कि उसको जो रात में ख्वाब आते हैं, वो भी सेपरेशन के मुतालिक ही आ रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच ही इतना रहा है कि उसके फिर ख्वाब भी उसी के मुतालिक होते हैं कि मैं कहीं दूर, तो उसको इस तरह के ख्वाब आते हैं लाइक कि मैं दूर हो गया, कोई मुझे दूर ले गया और मेरा अटैचमेंट फिगर मुझसे दूर चला गया या मैं उससे दूर चला गया, तो इस तरह के सेपरेशन के मुतालिक जो उसको ख्वाब आ रहे होते हैं। नंबर 8 सिम्पटम क्या कह रहा है कि जब भी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट जो है अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो उनको कुछ फ़िज़िकल कंप्लेंट्स हो रही होती हैं। वो कौन-कौन सी? कि उन्हें हेडेक होगा, स्टमक में पेन शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, नोज़िया होगा, तो इस तरह की शिकायत उन्हें हो सकती है जब वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डीएसएम, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया कि अगर इन 8 सिम्पटम्स में से किसी पेशेंट में 3 सिम्पटम्स भी मौजूद है, तो फिर वो एसिडी का पेशेंट कहलाएगा। इसके अलावा मज़ीद क्राइटेरिया क्या कह रहा है? क्राइटेरिया बी कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है? और उसमें अगर यही सिम्पटम्स 4 हफ्तों से मौजूद हैं, तो फिर हम उसे एसिडी यानी कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर कोई एडल्ट है, बड़ा है, तो हम उसे, और उसके अंदर ये सिम्पटम्स परसिस्टेंटली मतलब मौजूद है 6 महीनों से और स्टिल मौजूद है, तो फिर हम उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा क्राइटेरिया सी क्या कह रहा है कि अगर इस प्रॉब्लम की वजह से, इस एंजाइटी की वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ यानी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आपका जो रोज़मर्रा होता है, लोगों के साथ आप बाहर निकलते हो, वो सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ यानी स्कूल की लाइफ आपकी या कॉलेज की लाइफ, ऑक्यूपेशनल यानी आपके रोज़मर्रा के काम, तो अगर ये वाली फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो रही है इस एंजाइटी की वजह से, तो फिर आपको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। और अगर आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है और आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन के काम कर रहे हैं और सब कुछ अपनी ऑप्टिमल लेवल पे चल रहा है और आपको ये एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो इट्स ओके, आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर ये आपकी नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, आपके बिहेवियर में डिस्टर्बेंस ला रही है, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर आपको डिसऑर्डर है, राइट? अच्छा, ये डिस्टर्बेंस यानी ये जितने भी सिम्पटम्स हैं, ये अलामात हैं, ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए। ये हमारी डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से उसे डायग्नोस करते हैं कि कहीं उसे कोई दूसरा मेंटल या मेडिकल इशू तो नहीं जिसकी वजह से वो ये अलामात उसके ऊपर ज़ाहिर हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिम्प्टोमेटिक क्राइटेरिया ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। In the next slide, now we have associated features of separation anxiety disorder according to DSM-5. देख लेते हैं। नंबर 1, होम सिक। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो कम्प्लीटली होम सिक हो चुके होते हैं, यानी घर पे रहने के आदी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही तरह का खौफ है, एक ही तरह की एंजाइटी है कि वो अपने अटैचमेंट फिगर से दूर ना हो जाए, तो वो फिर क्या करते हैं, इसी डर से घर से बाहर नहीं निकलते, घर में ही रहने के आदी हो चुके होते हैं, घर में ही रहते हैं और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते, होम सिक हो चुके होते हैं। उसके बाद है सोशली विड्रॉल या आइसोलेशन। ये जो लोग होते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के लोग, ये अपने दोस्तों में उठते बैठते नहीं हैं, उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, बाहर नहीं निकलते, होम सिक हो चुके हैं, तो मतलब सोशली आइसोलेट हो चुके हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनका इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर है एपैथी। एपैथी बेसिकली कहते हैं लॉस ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ ग्रिप, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज़ इनमें से ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि ये मोटिवेट तो तब रहेंगे ना जब ये लोगों से मिलेंगे, इनका इंटरैक्शन होगा। जब ये घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो इनकी जो हर किस्म की मोटिवेशन है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। जिन चीज़ों में इनको पहले ग्रिप थी, अब ये वो भी लॉस कर देंगे। नाउ वी हैव स्कूल रिफ्यूज़ल। अगर सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम किसी छोटे बच्चे के साथ है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा स्कूल जाने से इनकार करेगा। क्योंकि वो अगर स्कूल जाने के बारे में सोचेगा भी या बाहर भी निकलेगा, तो उसे एक तरह की एंग्ज़ायटी फ़ील होगी और वो उस पे ओवरकम नहीं कर सकता। और एंग्ज़ायटी यही होगी कि लाइक मैं अपने अटैचमेंट फ़िगर को खो ना दूँ, मैं घर से बाहर आ गया हूँ, मैं स्कूल में हूँ, कहीं मेरा अटैचमेंट फ़िगर मुझसे दूर ना हो जाए। तो हमेशा जो सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से इनकार करते हैं। और अगर वो स्कूल नहीं जाएँगे, तो ऑब्वियसली उन्हें एकेडमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो अपने काम पर या अपने एकेडमिक जो वर्क्स होते हैं उन पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही तरह की सोच चल रही होती है और वो ये कि कहीं हमारा अटैचमेंट फिगर हमसे सेपरेट ना हो जाए। इसी वजह से वो अपने रोज़मर्रा कामों पर या एकेडमिक वर्क्स पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हमेशा एंगर या एग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं। ठीक है? उसके बाद है इनमें इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर बच्चा है तो वो यही कहेगा मेरा अटैचमेंट फ़िगर मेरे आस-पास रहे, मेरे बिल्कुल करीब रहे, मुझसे दूर ना जाए, मेरे पास ही सोए और जो है अगर बाहर जा रहा है तो मुझे साथ लेके जाए, वरना मुझे अकेला छोड़ के ना जाए। तो इस तरह के जो लोगों की डिमांड्स हैं कि बस उसी के साथ रहना है, उसके बगैर कहीं नहीं जाना, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की इनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। नाउ लास्ट वी हैव फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो उनकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों को रोज़ समझाने के बावजूद भी वो यही देखते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो बच्चे के ऊपर बिल्कुल असर नहीं कर रही है। तो इस तरह चाहे फादर हो या मदर हो, तो बच्चा दोनों तरफ से सुनता है लेकिन समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो खुद एक तरह की प्रॉब्लम का शिकार है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इनमें देखे जा सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू DSM-5, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जो प्रिवेलेंस है वो एडल्ट में तकरीबन 0.9% से 1.9% तक होता है। चिल्ड्रन में 4% तक होता है, जबकि एडोलेसेंट्स में 1.6% तक इस डिसऑर्डर के पैदा होने के चांसेस है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है।